चलिए हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अर्थिंग और वायरिंग से रिलेटेड मैंने ईडी का आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। कुछ डायग्राम थे जैसे कि प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, गोडाउन वायरिंग, हॉस्टल वायरिंग, वो सारे डायग्राम आज मैं आपको बनाऊंगा। ठीक है, आपको समझाऊंगा कि कौन से डायग्राम की वर्किंग किस तरह से होती है और आपको किस तरह से डायग्राम बनाना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हुए एक करके हम सारे डायग्राम देख लेते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने डायग्राम आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है। ठीक है, डायग्राम आपको आई होप पूरा दिख रहा होगा। चलिए, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना था, ये देखिए, ये जो है ना, ये पाइप अर्थिंग बनाया है। हमारा जो डायग्राम है, आज का डायग्राम जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो क्या है, पाइप अर्थिंग है। तो मार्कर दूसरा लेते हैं हम लोग। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक रहने वाला था ये पाइप अर्थिंग। ठीक है, पाइप अर्थिंग मैंने आपको बताया, देखिए ये एक लंबा पाइप होता है। ठीक है, धातु का, ज़्यादातर हम लोग कॉपर का पाइप इस्तेमाल करते हैं। इसे जमीन के अंदर लगभग 2.5 से 3 फुट गाड़ा जाता है। देखिए, ये पूरा जमीन के अंदर रहता है और ये काफ़ी पतला रहता है। ठीक है, पतली एमआई की चादर होती है, उनका बना होता है और छोटे छोटे इसको गढ़ने के अंदर चला जाता है। अब इसमें क्या, जमीन में कोयला, नमक बराबर, कोयला नमक, कोयला नमक, कोयला नमक इसके अंदर भरा जाता है। तो आप लोगों को पता है, कोयला फिर नमक फिर कोयला फिर नमक इसके अंदर भरा जाता है, फिलिंग करेंगे ताकि इसमें नमी लगातार बनी रहे, नमी में कभी भी कोई कमी ना आने पाए। इसमें सारी चीज़ें भरी जाती हैं। ऊपर जो सारा इसका सिस्टम होता है, देखिए ऊपर क्या है, यहाँ से जो है ये वायर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जो कंडक्टर की तरह वायर काम करता है, न्यूट्रल वायर की तरह। ठीक है, ये होता है न्यूट्रल वायर और ऊपर ले जाके वाशर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। फिर ये आप देख रहे हैं, यहाँ से क्या है, पाइप में पानी वगैरह डालने के लिए साइड में पाइप दिए गए हैं। पानी वगैरह डालने के लिए साइड में पाइप दिए गए हैं। ऊपर देख रहे हैं, ये पूरा जो फ्लोर है, ये सीमेंट से फ्लोर से बना दिया जाता है। ये सीमेंट का फ्लोर बना हुआ होता है। ठीक है, पूरा सीमेंटेड इसको बनाया जाता है। तो ये था आपका पाइप अर्थिंग। ज़्यादा हार्ड डायग्राम नहीं है। देखिए, इस तरह से अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको काफ़ी इजी रहने वाला है। इस तरह से आप पाइप अर्थिंग का डायग्राम बना सकते हैं। सो आई होप आपको पाइप अर्थिंग का डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप बोलेंगे किताब में जो डायग्राम है और ये जो डायग्राम है वहाँ डायमेंशन, तो आपको क्या करना है, किताब में से जितनी भी डायमेंशन दे रखी है कि कितनी दूरी पर क्या कुछ हमारा होना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ की एक फिक्स दूरी होती है। आपको पता है हर चीज़ की क्या है, एक फिक्स दूरी होती है। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर यहाँ की दूरी देखिए 150 mm है। ठीक है, 150 mm है, तो यहाँ भी आपका 150 mm की डिस्टेंस होगी। बात करें यहाँ से यहाँ तक, देखिए हर चीज़ की एक मिनिमम हाइट दे रखी है 75 mm की। और अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ से लेके आपका जो ये है और ये वाला शोर है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं हाइट की बात करूँ तो 200 mm। ठीक है, लगभग 250, ठीक है सॉरी 2500 mm, मतलब आप कह सकते हैं 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर की करीबन हाइट है। तो अलग अलग चीज़ों की हाइट अलग अलग दे रखी है। आप वहाँ से देख सकते हैं मेजरमेंट के हिसाब से और उसको बना सकते हैं। तो आप क्या है, कॉपी में आपको बहुत अच्छे से बनाया, हाइट वेट आपने कितना लिया डजंट मैटर, बस आपको ये डायग्राम अच्छे से बनाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो अभी देखते हैं दोस्तों, अपना नेक्स्ट वाला डायग्राम है प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग का मैं डायग्राम आपको फटाफट से बना के दिखाता हूँ, उसके बारे में उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो दोस्तों, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, ये हमारी होती है प्लेट अर्थिंग। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट अर्थिंग का डायग्राम है आपके सामने। ये देखिए, ये एक आपको प्लेट दिख रही होगी, यहाँ पे आपको प्लेट दिख रही है। ठीक है, ये कॉपर की प्लेट होती है जिसका साइज़ होता है 60/90। ठीक है, 60/90 का इसका साइज़ होता है, जो कि हम 90/90 सॉरी, इसका जो साइज़ होता है प्लेट का एक्चुअली में 90/90 का होता है। लगभग 3 मीटर का गड्ढा हम लोग ज़मीन में खोद के इस प्लेट को अंदर गाड़ देते हैं। फिर उससे क्या हम लोग एक वायर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वायर कनेक्ट करके बाहर की सरफेस पर निकाल दिया जाता है, बाहर की सरफेस से। और वो जो पूरा वायर है वो पाइप के थ्रू, एक पतला सा पाइप होता है जिसका डायमीटर 19 mm होता है, जीआई का पाइप होता है, उसमें से वायर बाहर निकाला जाता है और वो वायर आगे आपका जो भी है वो सप्लाई साइड में चला जाता है। जो भी यहाँ की सप्लाई साइड है वहाँ पे वायर चला जाता है। और यहाँ देखिए, एक पाइप अलग से होता है जो कि पानी डालने के लिए, ठीक है, पानी देने के लिए, क्योंकि टाइम टाइम पे क्या होता है, इसकी नमी कम होने लग जाती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू
घटने लग जाती है, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने लग जाती है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करने के लिए यहाँ पे समय समय पर पानी जाता है। बाकी इसके चारों ओर ये जो प्लेट्स लगी थे, देखिए एक प्लेट, उसके ऊपर चारकोल नमक, फिर प्लेट, चारकोल नमक, चारकोल नमक, चारकोल नमक। तो नमक चारकोल की काफ़ी सारी लेयर यहाँ पे बिछाई जाती है। अगर आप लोगों ने अर्थिंग का प्रैक्टिस करा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से अर्थिंग की जाती है। तो आपने देख लिया होगा ये डायग्राम कितना इजी है। आपको इस तरह से डायग्राम बनाना है, ड्राइंग में अच्छे से मुझे बना के दिखाना है और प्रैक्टिस करनी है जितना हो सके अच्छे से अच्छा। सारी डायमेंशन आपको बुक में PDF दे रखी है मैंने, वहाँ से आप डायमेंशन देखनी है और पूरा आपको बनाना है अच्छे से। चलिए दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो देखो। अब हम बात करते हैं गोडाउन वायरिंग, यानी कि गोदाम वायरिंग। तो एक्चुअल में गोदाम वायरिंग यानी कि गोदाम की वायरिंग हम किस तरह से करते हैं, मतलब सबसे पहली बात करेंगे हम फंक्शनलिटी क्या चाहिए आपको। जो आपका गोदाम है, मान लीजिए कि आप कोई ऐसा यहाँ पे जिसका गोदाम हो, अगर गोदाम है तो कमेंट करके बताएं। अब देखिए ये मान लीजिए गोदाम है मेरा, इसमें 1 2 3 और ये 4 कुल कमरे हैं। मान लीजिए मैं कहीं बाहर से आया, मैं पहले कमरे के अंदर गया और मैंने पहला जो स्विच है वो ऑन किया। अब जैसे ही मैं पहला स्विच ऑन करूँगा क्या होना चाहिए, पहले कमरे के अंदर जो बल्ब है वो जल जाना चाहिए। अब मान लीजिए कि मैं एंटर होकर दूसरे कमरे में गया, मैं हूँ कहाँ पे, मैं हूँ इस दूसरे कमरे के अंदर। तो क्या मेरा पहले कमरे के अंदर काम है, नहीं। तो जैसे ही मैं इस दूसरे कमरे के स्विच को दबाऊँ, पहले कमरे का बल्ब तो ग्लो हो जाना चाहिए और दूसरे कमरे का बल्ब बुझ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में जैसे तीसरे कमरे में जब तीसरे कमरे का जैसे ही मैं स्विच दबाऊंगा, तब यहाँ पे जो स्विच लगा हुआ है वो स्विच जल जाना चाहिए, यानी कि यहाँ का जो बल्ब है वो जल जाना चाहिए और पहले वाले दूसरे कमरे का बल्ब बुझ जाना चाहिए। फिर सेम चौथे कमरे में जाऊँ, जैसे ही मैं स्विच को दबाऊंगा, ठीक है, ये स्विच दबाया तो इस कमरे का जो लट्टू है वो तो जल जाएगा और बाकी तीसरे कमरे का बुझ जाएगा। इस तरह से मुझे कुछ कनेक्शन करना है। सेम जैसे मान लो मैं यहाँ से निकल के यहाँ आया, अब जैसे मैं तीसरे कमरे का बटन दबाऊँ तो चौथे कमरे का बुझ जाए और तीसरे का जल जाए। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है जो कि मुझे गोडाउन वायरिंग में करना होता है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने आपको कुछ वायरिंग कनेक्शन दिख रहा होगा, देखिए कुछ छोटे बड़े तार आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं क्या? चलिए, तो ये देखिए ये दोस्तों है न्यूट्रल। अब 4 कमरे हैं, मान लेता हूँ मैं गोडाउन में मेरे 4 सेक्शन है। चारों सेक्शन के लिए आपको 4 अलग अलग कमरे दिख रहे हैं क्या? चारों सेक्शन के लिए आपको 4 अलग अलग कमरे दिख रहे हैं क्या? पहले तो ये बता दीजिए। अगर आपको 4 अलग अलग कमरे दिख रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, और अगर नहीं दिख रहे हैं तो फिर हम लोग कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। चलिए, आपको 4 अलग अलग सेक्शन दिख रहे हैं। देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक नॉर्मल स्विच कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक नॉर्मल स्विच मैंने लगाया, फिर एक लगाएंगे 2 वे स्विच, ये है 1 वे स्विच, 2 वे स्विच, दूसरा 2 वे स्विच और तीसरा 2 वे स्विच, यानी कि कुल मिला के हम लोग 3 2 वे स्विच को कनेक्ट करेंगे। कुल मिला के हम लोग क्या करेंगे, 3 2 वे स्विच को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने 3 2 वे स्विच को आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब क्या हुआ, पहला लैंप जलना चाहिए। देखिए मैंने पहले ही में सप्लाई दूंगा, तो देखिए पहले लैंप को, ये क्या है लैंप 1, ये है लैंप 1, ये है लैंप 2, ये आपका लैंप 3 और ये है आपका लैंप 4। जैसे ही मैंने पहला बटन दबाया, देखिए पहला बटन मैंने दबाया तो क्या होगा, ये इसके साथ कनेक्शन बना लेगा, ये इसके साथ कनेक्शन बना लेगा। तो देखिए यहाँ से होते हुए सप्लाई की तरफ हो गई और सभी बल्ब को देखिए न्यूट्रल मैंने पहले दिया है, ये आपको दिख रहा है न्यूट्रल सभी बल्ब को मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया। तो देखिए क्योंकि न्यूट्रल मैंने सभी बल्ब को दे दिया, अब जैसे ही ये स्विच मैंने पहला स्विच दबाया, पहले कमरे में आया मैंने पहला स्विच दबाया, तो देखिए कनेक्शन होते हुए सप्लाई होते हुए सीधे पहले लैंप में पहुंची और पहली लैंप ग्लो कर गई। अब पहली लैंप जल गई, मैंने पहले कमरे के अंदर जो भी साइन वाइन करना था आगे बढ़ा। अब मैं आता हूँ मेरे दूसरे कमरे के अंदर, तो ये क्या है S2, यानी कि मेरा दूसरा कमरा और दूसरा स्विच है। अब देखिए ये स्विच इस कंडीशन में था, अब जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा तो ये स्विच इसे छोड़ देगा और ये इस कंडीशन में आ जाएगा। अब जैसे ही मेरा स्विच इस कंडीशन में आया तो देखिए यहाँ से इसे इस तरह से करंट होते हुए दूसरे लैंप को मिल जाएगी और मेरा दूसरा लैंप जल जाएगा। और क्योंकि इस लैंप की कनेक्टिविटी टूट गई इसीलिए पहला वाला लैंप मेरा बुझ जाएगा। तो देखिए दूसरे कमरे में पहुँचते ही पहला लैंप बुझ गया, दूसरा लैंप जल गया। थर्ड कंडीशन में आते हैं, जैसे मैं तीसरे कमरे में गया, अभी भी दूसरे कमरे का बल्ब ऑन है, मगर मैं क्या करूँगा, यहाँ जाके दोबारा स्विच दबाऊंगा तो ये स्विच की जो पोजीशन पहले यहाँ थी अब वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। यानी कि जो दूसरे लैंप को सप्लाई मिल रही थी वो बंद हो गई। अब तीसरे लैंप को सप्लाई मिलना, देखिए यहाँ से तीसरे लैंप को सप्लाई मिलना चालू हो गई और तीसरा लैंप जल जाएगा। चलिए अब मैं अगले कमरे में गया, चौथे कमरे में, तो देखिए चौथे कमरे को सप्लाई तो मिल ही रही है अभी चौथे बल्ब को, मगर मैंने करा क्या, मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ इस स्विच को अब ऑन करूँगा, दूसरा बटन दबाऊंगा, ठीक है, इसी स्विच को दूसरी पोजीशन में लेके आऊँगा तो मेरा लैंप नंबर 4 ऑन हो जाएगी और बाकी की सारी जो तीसरी लैंप है वो बंद हो जाएगी। तीसरी लैंप मेरी बंद हो गई। चलिए अब मेरी तीसरी लैंप तो बंद हो गई, आपको पता है, मगर हम लोग क्या करेंगे, अब मान लीजिए मुझे रिटर्न आना है दोबारा से, तो देखिए मैं क्या करूँगा, रिटर्न आ रहा हूँ तो मुझे देखिए अभी फोर्थ लैंप जल रही है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से तो बाहर निकलना है, चौथे कमरे से बाहर निकल के इसके बल्ब को बंद करके तीसरे को जलाना है। तो दोबारा मैं स्विच दबाऊंगा तो ये कनेक्शन यहाँ हो जाएंगे और ये कनेक्शन हट जाएंगे, यानी कि तीसरा लैंप जल गया। इसी तरह से आप एक एक करके पीछे आते जाएंगे तो आपके सारे लैंप जलते जाएंगे। तो ये था आपका गोडाउन वायरिंग।
सो आई होप आप लोगों को गोडाउन वायरिंग अच्छे से क्लियर हो गया। इसका जो पूरा प्रैक्टिकल डायग्राम है, पूरा प्रैक्टिकल डायग्राम की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप वीडियो का लिंक पूरा देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे गोडाउन वायरिंग के बाद में है आपका गलियारा, जो एक सुरंग टनल होती है। आप लोगों ने टनल देखी होगी, तो टनल में किस तरह से वायरिंग की जाती है उसका डायग्राम देखिए। ओके गाइस, तो अब हम लोग देखेंगे टनल वायरिंग। ठीक है, टनल वायरिंग क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं है, जो आप गुफा में जाते हैं देखते हैं आप लोग, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बल्ब एक साथ जलेंगे। ठीक है, आप जहाँ हैं और उसके आगे वाला बल्ब, ताकि आपको आगे का भी लाइट दिखती रहे। आप जैसे ही आप आगे चलेंगे तो उसके आगे का एक और बल्ब जलाए, फिर आप आगे चले तो उसके आगे का एक बल्ब जलाए, और जैसे आप आगे चलते जाए तो आगे का एक बल्ब एक्स्ट्रा में जलता जाए और पीछे के सारे बल्ब ऑफ होते जाए। इस तरह का कुछ कनेक्शन हमको करना पड़ता है। कहाँ करना पड़ता है? आप लोगों को टनल वायरिंग करना पड़ता है। अब देखिए, ये मैंने 2 वायर लिए, एक लाइन का और एक न्यूट्रल का। ठीक है, ये न्यूट्रल का है और ये आपका लाइन का है। आप इसे क्या कह सकते हैं? फेज भी कह सकते हैं। आप इसे पी से भी डिनोट कर सकते हैं, एल से डिनोट करते हैं, कैसे भी डिनोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 2 वे स्विच लिए हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा हो 2 वे 4 स्विच लिए मैंने। अब इन चारों स्विच की कनेक्शन में किस तरह से करूँगा? नीचे के जो इनके पॉइंट है मैंने इन्हें दे दिया न्यूट्रल, और ऊपर के जितने भी पॉइंट है उन्हें नीचे के जितने भी पॉइंट है उन्हें लाइन दे दी, और ऊपर के जितने भी पॉइंट है उन्हें न्यूट्रल दिया। अब लाइन क्यों दी, न्यूट्रल क्यों दी? आप ये देखिए, आप बोलेंगे सर आप तो हमेशा फेज देने की कहते थे। हाँ, फेज देने की कहता था, मगर सिर्फ टनल वायरिंग के केस में हम लोग ऊपर का जो पॉइंट है 2 वे स्विच का उस पर न्यूट्रल देंगे। क्यों? क्योंकि बल्ब लोग को हम सप्लाई न्यूट्रल की सप्लाई है ना, इस स्विच के थ्रू ही दे देते हैं। अब देखिए कैसे देंगे, क्या होगा कम सारा। अभी देखिए सारा स्विच कंडीशन क्या है इस केस में, नीचे की तरफ। अब मान लीजिए कि इस स्विच को मैंने यहाँ से तो बंद कर दिया और मैंने इस स्विच को यहाँ से ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने पहले स्विच को ऑन करा, अब आप देखिए इसको क्या हुआ। अब ये जो आपका लैंप है, ये आपको लैंप दिख रहा है, इस लैंप के बारे में आप देखिए, इसको यहाँ से क्या मिला? ये न्यूट्रल मिला। यहाँ से कनेक्शन आगे इसको न्यूट्रल मिला, और इसके आगे वाले कनेक्शन से इसे क्या मिला? फेज मिला। सो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ये जो लैंप है ना, इसका पहला कनेक्शन तो जोड़ेंगे स्विच 1 के साथ, और लैंप का दूसरा कनेक्शन नेक्स्ट वाले स्विच के साथ। इसी के साथ देखिए दूसरा जो लैंप है, ये दूसरा लैंप आपको दिख रहा होगा, दूसरा लैंप, इसका पहला वायर जो होगा इससे पहले वाले लैंप के साथ, और जो नेक्स्ट वायर है वो उसके अगले के साथ। ऐसे देखिए, तीसरा है इसका पहला वायर इससे पहले वाले के साथ, और तीसरा इसके बाद वाले के साथ। चौथा देखिए, ये इससे पहले वाला, अब आगे तो कोई है नहीं तो इसी के साथ इसे जोड़ देंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ कनेक्ट करा, तो इस लैंप को, ये जो आपका लैंप है, इसे न्यूट्रल कहाँ से मिला? यहाँ से मिला। अब फेज की बात करें तो देखिए, यहाँ से वायर आ रहा है, ये वायर देखिए यहाँ से आ रहा है, और इसे फेज, ये देख रहे हैं नीचे से, तो फेज इसे मिल रहा है। तो यानी कि जैसे ही मैं स्विच 1 को दबाऊंगा तो लैंप 1 और लैंप 2 दोनों ऑन हो जाएंगे। चलिए अब मैं नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलता हूँ। जैसे ही मैं आगे चला थोड़ा सा, मैंने क्या करा, इस लैंप को ऑन कर देता हूँ। ये स्विच दबेगा, इस स्विच को दबाया तो क्या होगा, ये वाला सर्किट ऑन आ गया। अब देखिए क्या होगा, क्या इस वाले सर्किट को आप देखिए, अब न्यूट्रल मिल रहा है यहाँ से और यहाँ से भी न्यूट्रल मिल रहा है, तो क्या ये लैंप जलेगा? नहीं। तो लैंप 1 इस कंडीशन में ऑफ हो जाएगा जैसे हम दूसरा स्विच दबाएंगे। अब देखिए जैसे मैंने ये स्विच दबा दिया, तो इस वाले लैंप को आप देख सकते हैं न्यूट्रल लगातार यहाँ से मिल रहा है, न्यूट्रल कंटिन्यू यहाँ से मिल रहा है, और फेज देखेंगे तो आपको फेज यहाँ से मिल रहा है। तो दूसरे वाले लैंप को न्यूट्रल तो यहाँ से मिल गया और फेज यहाँ से मिल गया। तीसरे लैंप की बात करें तो तीसरे लैंप को न्यूट्रल यहाँ से मिल गया, और फेज चौथे पॉइंट से अभी भी मिल ही रहा है, चौथे पॉइंट से फेज अभी भी से मिल ही रहा है। तो ये कनेक्शन हो गए किसके? आपके दूसरे स्विच के। अब नेक्स्ट आप आगे बढ़े, अगेन ये वाला स्विच ऑन करेंगे आप, ये वाला स्विच ऑफ हो जाएगा। तो देखिए अगेन इसे न्यूट्रल मिलेगा तो ये नहीं ऑन होगा। फिर थर्ड स्विच और इसी तरह से 4 स्विच की कनेक्शन होते हैं। तो ये होती है आपकी टनल वायरिंग। तो आई होप आप सभी लोगों को टनल वायरिंग क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी है, टनल वायरिंग ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ता है। अब देखेंगे नेक्स्ट आपका है हॉस्टल वायरिंग। ठीक है, हॉस्टल वायरिंग को हम लोग समझेंगे। हॉस्टल वायरिंग का वैसे एक डायग्राम मैंने आपको बना के प्रैक्टिकल भी बना रखा है, तो वो मैं आपको सबमिट कर दूंगा। ठीक है, लिंक दे दूंगा, वो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम बनाते हैं नेक्स्ट आपका हॉस्टल वायरिंग डायग्राम। देखो ये डायग्राम बहुत ईजी है। आपको अगर एग्जाम में सीधे सीधे बोलेगा टनल वायरिंग का डायग्राम बनाइए, तो आपको पेंसिल से, सर्कल मास्टर, स्केल की मदद से बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाना है। तो अभी जो मैंने आपको इससे पहले गोडाउन वायरिंग, टनल वायरिंग दोनों का डायग्राम हम बना के देंगे। अभी नेक्स्ट हॉस्टल वायरिंग करते हैं और उसका डायग्राम। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना सबसे इंपॉर्टेंट जो है हॉस्टल वायरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हॉस्टल वायरिंग। हॉस्टल वायरिंग हम करते हैं, मान लीजिए कि एक हॉस्टल है, वहाँ पे 3 कमरे हैं। ठीक है, 1 2 3 कमरे हैं, 3 कमरे हैं और एक वार्डन का कमरा होता है। आपको पता है हॉस्टल में ध्यान रखने के लिए एक वार्डन रखा जाता है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। मेल हॉस्टल के लिए मेल और फीमेल के लिए फीमेल रखा जाता है। कई लोग हैं जिन्होंने हॉस्टल लाइफ रही होगी तो काफ़ी उनका एक्सपीरियंस होगा। आप क्या होता है, मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, वो पढ़ रहे हैं आराम से बैठ के, तीसरा स्टूडेंट आराम से अपने कमरे की लाइट बंद करके सो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए वो उस कमरे की लाइट बंद करके सो रहा है या कहीं बाहर चला गया। अब हॉस्टल का वार्डन आता है, अब वो देखता है कि स्विच उसने तोड़ रखा है, कुछ भी कर रखा है। मान लीजिए ये दोनों कमरों के जो बल्ब है ना, ये ग्लो कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं मगर इसका बल्ब ऑफ है। अब अगर वार्डन चाहे, ठीक है, और इसने क्या कर रखा है, अपने बल्ब का स्विच ऑफ कर रखा है। ठीक है, यहाँ इसके घर अंदर कमरे में स्विच लगा रखा है और वार्डन देखना चाहता है बाहर से स्विच ऑन ऑफ करके। मान लीजिए कांच वाला दरवाजा है, वार्डन बाहर से स्विच ऑन करेगा तो इसके कमरे की लाइट जल जानी चाहिए। बस ये वार्डन का काम क्या है,
अपने कमरे से भी ये एक वार्डन के पास स्विच होता है और इस स्विच की मदद से वो किसी भी कमरे का, चाहे अगर स्टूडेंट ऑफ भी कर दे, अगर स्टूडेंट अपने कमरे से स्विच को ऑफ करने की कोशिश भी करेगा तब भी आपका बल्ब ग्लो होगा। तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके कमरे में होता है 2 वे स्विच और वार्डन के कमरे में सिंगल वे स्विच होता है। अब देखिए एक्चुअल में कनेक्शन किस तरह से होगा। ये देखिए यहाँ से क्या है, इनको लगातार फेस सप्लाई मिल रही है, नीचे से मैंने फेस सप्लाई दे दी, ऊपर न्यूट्रल मैंने अलग से सभी को दे दिया। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने अपने स्विच दबा रखा है, ये ऑन कंडीशन में सबने स्विच अपना कर रखा है, तो देखिए यहाँ से इनको यहाँ से होते हुए फेज़ मिल रहा है, ठीक है, फेज़ मिल गया, इन सभी को फेज़ मिल रहा है ना, सभी बल्ब ऑन है। तो अभी सभी बल्ब अपने अपने ऑन है क्योंकि न्यूट्रल अलग मिल रहा है, फेज़ अलग मिल रहा है। अब मान लीजिए कोई बच्चा करता क्या है, यहाँ से इसको ऑफ कर देता है, यहाँ से इसने ऑफ कर दिया और इन तीनों ने अपने बल्ब ऑफ कर दिए और वार्डन चाहता है भाई नहीं इनके बल्ब जले रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वार्डन हूँ मैं और इनके बल्ब जले रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, अभी क्या इनको फेज़ कहीं से मिल रहा नहीं मिल रहा, मगर जैसा ही वार्डन अपना स्विच, ये जो स्विच है ना वार्डन, अगर ये ऑन कर देता है यानी कनेक्शन पूरे जाएंगे, तो देखिए जैसे ही बच्चे अपना स्विच ऑफ करने के लिए बटन दबाएंगे तो ये सीधे जुड़ जाएंगे किससे, वार्डन के कमरे के फेज़ के साथ और इन सभी बल्ब्स को फेज़ मिलने लग जाएगा और सभी बल्ब ग्लो करने लग जाएंगे। तो ये होता है हॉस्टल वायरिंग। सो आई होप आपको हॉस्टल वायरिंग में कोई डाउट नहीं होगा। देखिए अच्छे से डायग्राम देख लीजिए और समझ लीजिए, हॉस्टल वायरिंग एक बहुत ही आसान तरह की वायरिंग होती है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आज मैंने आपको टनल वायरिंग, गोदाम वायरिंग और हॉस्टल वायरिंग कराई। एक गलियारा वायरिंग भी होती है, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप अगर बुक में डायग्राम देखेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ आपका जो तीसरे नंबर का चैप्टर था, जी हाँ दोस्तों, आपका 3rd चैप्टर था जो कि मैंने स्टार्ट कराया था, वायरिंग और अर्थिंग वाला, ठीक है, वायरिंग और अर्थिंग वाला पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ये पूरी वीडियो आपको देखनी है। चलिए, अगर लास्ट तक हॉस्टल वायरिंग तक कोई वीडियो देख रहे हैं तो एक बार हॉस्टल वायरिंग कमेंट में जरूर टाइप करें। ये था आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड अर्थिंग। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।